हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BBG 171 यानी BR अम्बेडकर चिंतन। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं, आसानी से गेस्ट पेपर असाइनमेंट को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी हमारी लेक्चर की वीडियो के साथ अगर गेस्ट पेपर को भी कवर कर लेते हैं तो आसानी से अच्छा खासा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप व्हाट्सएप पे भी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BBG 171 BR अम्बेडकर चिंतन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि संसदीय लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, सविस्तार लिखिए। तो संसदीय लोकतंत्र शासन की वह व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। इस प्रणाली में इस प्रणाली में सरकार जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे जितने भी आपके देश हैं, इन सब में आपकी संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने संविधान में संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया है और इसे लोकतांत्रिक शासन का भी आधार बनाया है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र से हम क्या समझते हैं, तो संसदीय लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा यहाँ पे प्रतिनिधि चुने जाते हैं और फिर वो आगे चल के शासन चलाते हैं। तो इस प्रणाली में आपकी जो सरकार जो होती है ना, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और जो आपकी जो जनता होती है, जनता की इच्छा के अनुसार ही यहाँ पे सरकार कार्य करती है। अनेक देश में हमें यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे हमारा भारत है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे आपकी संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई है। तो संविधान में जो आपकी संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था है, इसको स्वीकार किया गया है ताकि आपका जो लोकतांत्रिक शासन का जो ये आधार, इसको यहाँ पे माना गया है। अब हम बात करते हैं संसदीय लोकतंत्र का अर्थ। तो संसदीय लोकतंत्र के अर्थ की बात करें तो स्टूडेंट, संसदीय लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि संसद का गठन करते हैं और संसद में बहुमत प्राप्त दल या संगठन, जो दल या गठबंधन जो सरकार है, इसको बनाते हैं। सरकार का प्रमुख जो यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, जबकि राष्ट्रपति या सम्राट केवल आपका संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है कि वो शासन प्रणाली जिसमें जो जनता है, जनता के द्वारा यहाँ पे आपके प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो आगे चल के आपकी प्रतिनिधि क्या करते हैं, संसद का गठन करते हैं। संसद में आपकी बहुमत जो प्राप्त दल होते हैं वो आगे चलकर क्या बनाते हैं, गठबंधन की सरकार बनाते हैं। और यहाँ पे जो सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति जो होता है वो केवल आपका संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इस व्यवस्था में ना सरकार तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे संसद का जो विश्वास है वो प्राप्त होता है। यदि संसद में सरकार बहुमत खो देती है तो उसे यहाँ से इस्तीफा देना पड़ सकता है या फिर दोबारा आपके जो चुनाव है वो कराए जाते हैं। वहीं अगली हेडिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपकी अगली हेडिंग है, ठीक है, उसमें हमें क्या दिया गया है कि संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हमें यहाँ पे बतानी है। तो संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली जो विशेषता है वो ये है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार, यानी संसदीय लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि संसद में जनता की समस्याओं और हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अगली जो विशेषता है वो ये है संसदीय लोकतंत्र की कि संसद की सर्वोच्च भूमिका, इस व्यवस्था में आपका जो संसद है वो कानून बनाने और सरकार की गतिविधियों पे नियंत्रण करने का भी यहाँ पे कार्य करता है। सरकार जो है संसद के प्रति यहाँ पे आपकी उत्तरदायी होती है। तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तो यहाँ पे जो आपकी संसदीय लोकतंत्र की जो विशेषता है वो अगली विशेषता है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है ना वो सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, जैसा भी हमने जाना, और वो क्या करता है, मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है और शासन संचालन की प्रमुख जिम्मेदारी भी ये निभाता है। अगली जो विशेषता है वो ये है कि मंत्री परिषद की सामूहिक
उत्तरदायित्व। संसदीय लोकतंत्र में मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि संसद सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो पूरा मंत्री परिषद जो है आपका मंत्री परिषद जो है यहाँ पे उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगली विशेषता है विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका। तो विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्षा करता है तथा जनता के हितों की रक्षा करता है और इससे सरकार यहाँ पे अपनी मनमानी यहाँ पे नहीं कर सकती। अगला जो पॉइंट है कानून का शासन, यानी संसदीय लोकतंत्र में सभी कानून जो है, सभी नागरिक जो है वो कानून के समक्ष समान होते हैं। सरकार भी संविधान और कानून के अनुसार ही आपका यहाँ पे कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे अगली हेडिंग की, तो यहाँ पे क्या दी गई है आपको कि भारत में संसदीय लोकतंत्र, भारत में संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो भारत ने ना ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। भारतीय संसद 2 सदन से मिलकर बनती है, पहली है लोकसभा, दूसरी है आपकी राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो वास्तविक कार्यपालिका के यहाँ पे प्रमुख होते हैं। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव यहाँ पे कराए जाते हैं, जिससे प्रत्येक वयस्क नागरिक जो है ना वो मतदान का उन्हें यहाँ पे अधिकार मिलता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें संसदीय लोकतंत्र के लाभ की, तो यहाँ पे एक बार इनके लाभों को भी समझते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र का पहला लाभ क्या है आपका कि जनता की भागीदारी। इस व्यवस्था में ना जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ठीक है, तो जनता की भागीदारी यहाँ पे क्या है, प्रतिनिधियों को चुनने में अप्रत्यक्ष रूप से है। अगला है आपका उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपकी सरकार जो है ना, सरकार संसद और जनता दोनों के प्रति ही उत्तरदायी रहती है। इससे शासन में आपकी पारदर्शिता और जवाबदेही भी बनी रहती है। अगला जो लाभ है वो ये है कि तानाशाही की संभावना कम होती है, यानी सरकार और विपक्ष की जो उपस्थिति के कारण किसी भी एक व्यक्ति या दल के जो तानाशाही जो है ना, दल के लिए तानाशाही स्थापित करना यहाँ पे कठिन होता है। अगला जो लाभ है वो ये है कि लचीली व्यवस्था। यदि सरकार बहुमत खो देती है तो उसे बदला जा सकता है, इसके लिए पूरे संविधान को बदलने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब ये थी आपकी लचीली व्यवस्था। अगली जो यहाँ पे आपकी व्यवस्था है वो ये है कि जनहित की सुरक्षा। तो यहाँ पे जनहित की सुरक्षा की बात करें स्टूडेंट्स, तो संसद में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि होने के से ना आपकी जितनी भी जनता की समस्याएं हैं, आवश्यकता है, उनको यहाँ पे एक उचित महत्व मिलता है। तो वही आपकी जनहित की सुरक्षा कहलाती है। अब है अगला पॉइंट, संसदीय लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां। यद्यपि संसदीय लोकतंत्र एक प्रभावी प्रणाली है, फिर भी इसके सामने कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे आपका राजनीतिक अस्थिरता की संभावना, दल बदल और गठबंधन की समस्याएं, भ्रष्टाचार और धन बल का प्रभाव। ठीक है, और कभी कभी निर्णय लेने में अधिक समय यहाँ पे लगता है, और राजनीतिक दलों के बीच जो आपका संघर्ष है यहाँ पे हमें अत्यधिक देखने को मिलता है। तो इन चुनौतियों के बावजूद भी ना जो संसदीय लोकतंत्र जो है ना वो जनता की स्वतंत्रता, अधिकारों की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रणालियों में से एक मानी जाती है। वही हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता जो है ना वो सर्वोच्च शक्ति का स्रोत होती है और उसके चुने हुए प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। इसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है तथा जनता के हितों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। भारत में संसदीय लोकतंत्र ने लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक न्याय को यहाँ पे मजबूत करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र को लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला माना जाता है, जो जनता की भागीदारी, उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता को यहाँ पे सुनिश्चित करती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि अंबेडकर की एक आदर्श समाज की कल्पना पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो अंबेडकर जी की जो आदर्श समाज की जो कल्पना है वो क्या है, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंबेडकर जी की यहाँ पे एक आदर्श समाज की जो कल्पना है उस पे हमें यहाँ पे टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो भारत के जो महान समाज सुधारक हैं, जो विधिवेता है, अर्थशास्त्री है और संविधान निर्माता जो है वो हमारे भीमराव रामाजी अंबेडकर ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां सभी मनुष्यों को सम्मान और आपका अवसर जो है वो अधिकार और प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उन्होंने जीवन भर जाति व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और अन्य जो आपके अन्याय के जितने भी
अन्याय के विरुद्ध यहाँ पे इन्होंने संघर्ष करा है। तो अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। उनका आदर्श समाज जो है वो न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और मान्य मूल्यों पर यहाँ पे आधारित था। तो बेसिकली अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर जी की, तो देखो इन्होंने ऐसा माना था कि ऐसे समाज की कल्पना की थी जहाँ पे सभी मनुष्यों को ना समान रूप से अवसर मिल रहे हैं, सभी को सम्मान मिल रहा है, ठीक है। और जितने भी आपके अन्याय है, छुआछूत है, ठीक है, और आपका भेदभाव जो है, जाति व्यवस्था है, इन सबको खत्म किया जा रहा है समाज के अंदर से। तो इन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी कि जहाँ पे सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को समान अवसर मिलेंगे, समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो इनका ऐसा मानना था कि समाज की ना प्रगति तभी पॉसिबल है तब जब उसमें हम स्वतंत्रता लेकर आएंगे, समानता लेकर आएंगे और बंधुत्व के सिद्धांतों का भी यहाँ पे पालन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं अंबेडकर के आदर्श समाज की जो अवधारणा है यहाँ पे वो क्या है। तो अगर हम बात करें अंबेडकर के आदर्श समाज की अवधारणा की, तो अंबेडकर के अनुसार जो आदर्श समाज है जिसमें व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उसकी योग्यता और मानवता के आधार पर हो, वे ऐसे समाज की स्थापना चाहते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास का अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति सामाजिक या आर्थिक रूप से शोषित ना हो। उनका मानना था कि समाज तभी आदर्श बन सकता है जब उसमें सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय को आदर्श समाज की सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे शर्त माना है। तो देखो अंबेडकर जी का ना जो आदर्श समाज की अवधारणा थी, उनका ऐसा मानना है कि जब हम समाज में से जाति व्यवस्था को खत्म करेंगे, ठीक है, और भेदभाव को और अस्पृश्यता को खत्म करेंगे, तभी समाज की प्रगति संभव हो पाएगी, तभी हमारा जो समाज है एक आदर्श समाज बन पाएगा। आदर्श समाज में इनकी ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति की जो पहचान है ना, उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान पर नहीं होती, ठीक है, जन्म के आधार पर नहीं होती, बल्कि उसकी योग्यता और उसके मानवता के आधार पर होती है। तो समाज में अंबेडकर जी ऐसी स्थापना करना चाहते थे, ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के विकास के उसको अवसर मिले और समाज में और आर्थिक रूप से उसका शोषण जो है वो ना हो। तो उनका ऐसा मानना था कि जो हमारा समाज है ना तभी आदर्श बन सकता है जब सभी लोगों को यहाँ पे बराबर के अधिकार दिए जाएंगे और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, तभी हम आदर्श समाज की स्थापना कर पाएंगे। अगला जो है इनका वो है समानता का सिद्धांत। समानता के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे अंबेडकर के जो आदर्श समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है यहाँ पे समानता को माना जाता है। वे जाति व्यवस्था को सामाजिक असमानता का मुख्य कारण मानते थे। उनके अनुसार जाति प्रथा लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट देती है और समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा करती है। उन्होंने कहा था कि जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक वास्तविक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकते। इसलिए वे ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां सभी मनुष्य समान हो, किसी के भी साथ जन्म के आधार पर श्रेष्ठ या निम्न यहाँ पे उसको ना माना जाए। तो स्वतंत्र जो यहाँ पे इन्होंने समानता का जो सिद्धांत दिया है ना अम्बेडकर जी ने, उन्होंने यही बताया उसके अंदर कि जो जाति व्यवस्था है वो समाज को अलग अलग वर्गों में बांटती है। जाति प्रथा लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट देती है, जिससे समाज में आपकी ऊंच नीच की भावना पैदा होती है और यही कारण है समाज के अंदर असमानता का। यही कारण है आपकी सामाजिक असमानता का हमें जो देखने को मिलती है समाज में, ठीक है। तो जब तक हम जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम वास्तविक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय स्थापित यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये ऐसी कल्पना करते थे, ऐसे समाज की कल्पना करते थे अम्बेडकर जी जहाँ पे सभी मनुष्यों को यहाँ पे समान अधिकार प्राप्त हो, किसी के भी साथ जन्म के आधार पर यहाँ पे भेदभाव ना किया जाए। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का महत्व। स्वतंत्रता के महत्व की बात करें तो अंबेडकर ने स्वतंत्रता को मानव जीवन का आवश्यक तत्व माना है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वे मानते थे कि बिना स्वतंत्रता के ना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता पे बल दिया। उनका कहना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को शिक्षा, रोजगार, सम्मानजनक जीवन जीने की भी स्वतंत्रता यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने बोला है ना स्वतंत्रता का महत्व, अम्बेडकर जी जो है ना
वो मानव जीवन के अंदर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे स्वतंत्रता को। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने विचारों को व्यक्त करे, ठीक है, और अपनी अभिव्यक्ति कर पाए। धर्म और कार्यों के लिए उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि स्वतंत्रता के विकास व्यक्ति का जो स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। तो उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता पे यहाँ पे ज्यादा जोर दिया था, और राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसको इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, क्योंकि लोगों को शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पे मिलनी चाहिए। इसीलिए अगला जो पॉइंट है वो ये है कि बंधुत्वता और सामाजिक एकता। तो अंबेडकर ने बंधुत्व को आदर्श समाज का आधार माना है। उनके अनुसार केवल कानून और अधिकार समाज को एकजुट नहीं रखते, बल्कि लोगों के बीच आपसी प्रेम, सम्मान, सहयोग की भावना भी यहाँ पे जरूरी होती है। बंधुत्व का अर्थ है कि सभी लोग एक दूसरे को सम्मान, मानव समझे, एक परिवार की तरह व्यवहार करें। अंबेडकर का विश्वास था कि बंधुत्व की भावना से ही सामाजिक संघर्ष और भेदभाव यहाँ पे हम समाप्त कर सकते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें सामाजिक न्याय की स्थापना, तो यहाँ पे इन्होंने सामाजिक न्याय के बारे में क्या बताया कि अंबेडकर का जो आदर्श समाज जो है उसमें इन्होंने सामाजिक न्याय पर भी ये आधारित था। वे चाहते थे कि समाज के कमजोर, वंचित और पिछड़े वर्गों को यहाँ पे विशेष अवसर दिए जाए, ताकि वे भी विकास की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो सके। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी साधन माना। उनका प्रसिद्ध नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो उनका विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज में समानता ला सकते हैं और न्याय को स्थापित कर सकते हैं। तो ये था आपका अंबेडकर का जो आदर्श समाज था, उसमें सामाजिक न्याय की स्थापना उन्होंने किस तरीके से बताई थी। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो ये है आपका लोकतांत्रिक समाज की कल्पना। तो अंबेडकर लोकतंत्र के प्रबल जो आपके समर्थक थे, वो अंबेडकर जो थे ना आपके, वो लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार लोकतंत्र जो है वो केवल आपकी शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। लोकतांत्रिक समाज में सभी व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां जो निर्णय है ना वो जनता की भागीदारी से लिया जाए और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा यहाँ पे की जाए। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी आपका संभव हो पाता है, तभी सफल हो पाता है, जब समाज में हम समानता और बंधुत्वता की जो भावना है इसको हम मौजूद रखें। तो इसी तरीके से इन्होंने लोकतंत्र समाज की कल्पना की थी। वहीं अगर बात करें तो इन्होंने आदर्श समाज में महिलाओं की स्थिति के भी बारे में बताया था। तो अंबेडकर जी जो थे वो महिलाओं की समानता के पक्षधर थे। वे मानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति का आकलन बाकी महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, रोजगार और सामाजिक सम्मान देने पर भी जोर दिया था। उनका आदर्श समाज वह था जहां महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव यहाँ पे ना हो। तो इन्होंने आदर्श समाज में ना महिलाओं के अधिकारों की भी बात करी है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंततः हम कह सकते हैं कि अंबेडकर की जो आदर्श समाज की जो कल्पना है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर ही आधारित थी। वे ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां जाति, छुआछूत, भेदभाव, शोषण का कोई स्थान ना हो। उनका आदर्श समाज जो है वो लोकतांत्रिक, मानवीय और समानता मूलक था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो सम्मान पूर्वक जो जीवन जीने का जो अवसर था उसे मिला था। आज भी उनके विचार जो है भारतीय समाज की अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी और प्रगतिशील बनाने में यहाँ पे आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये था आपका आदर्श समाज की अवधारणा। अंबेडकर जी के अनुसार क्या कल्पना वो करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न जो ये है कि भारतीय ग्राम पर अंबेडकर के विचारों की चर्चा कीजिए। यानी अंबेडकर जी ने अपना जो ग्राम है, ठीक है, जो गांव है, गांव के बारे में अपने विचार किस तरीके से प्रस्तुत करे हैं, तो इसको भी समझते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के महान चिंतक, समाज सुधारक, विधिवेता और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने भारतीय समाज की अनेक समस्याओं का गहराई से अध्ययन करा, जिनमें उनकी जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानताएं, ठीक है, ग्रामीण जीवन प्रमुख थे। अंबेडकर ने भारतीय ग्रामों यानी गाँव को केवल यहाँ पे आर्थिक इकाई के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें सामाजिक संरचना और मानवीय संबंधों के आधार पर भी यहाँ पे परखा। तो उनके अनुसार भारतीय गांव जो है वो सामाजिक समानता और लोकतंत्र के आदर्शों को पूरा नहीं करते, इसलिए उन्होंने गांव की पारंपरिक जो व्यवस्था जो है उसकी आलोचना यहाँ पे की है। अब हम बात करते हैं कि अंबेडकर की जो ग्राम संबंधी जो धारणा है वो क्या है। तो देखो, महात्मा गांधी जी जहां गांव को भारत की आत्मा मानते थे, वहीं अंबेडकर की दृष्टिकोण से देखें तो इन्होंने यहाँ पे उसे भिन्न माना है। उन्होंने गांव की जो भारतीय गांव जो है ना उनको सामाजिक अन्याय और जातिगत भेदभाव का केंद्र माना है। उनका मानना था कि गांव में ऊंची और नीची जातियों के बीच यहाँ पे गहरा विभाजन मौजूद होता है, जिससे समानता और मानव गरिमा को नुकसान पहुंचता है। तो अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय गांव जो है ना वो आपके स्थानीय की गंदगी, अज्ञानता, संकीर्णता, सांप्रदायिकता के गढ़ है।
उनका ये कथन जो है वो समाज गांव की जो सामाजिक व्यवस्था है ना, उसकी कमजोरियों को उजागर करता है। यानी गांव के अंदर आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कौन कौन सी कमियां हमें देखने को मिलती हैं, ये सब ये बताता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो जाति व्यवस्था और ग्राम समाज। तो अम्बेडकर के अनुसार ना भारतीय गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जाति व्यवस्था। गांव में लोगों का जो सामाजिक स्थान था और जो उनकी जाति के आधार पे ही यहाँ पे निर्धारित किया जाता था। दलित और निम्न जातियों के लोगों को अनेक प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ता था। उन्हें मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं के उपयोग तथा शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी यहाँ पे वंचित रखा जाता था। अंबेडकर का मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक गांव में वास्तविक सामाजिक न्याय और समानता जो है ना वो स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने जाति उन्मूलन को समाज सुधार का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कदम माना है। तो यहाँ पे जाति व्यवस्था भी बेसिकली इन्होंने अंबेडकर जी ने बताया है। इन्होंने यहाँ पे क्या माना है, भारत के गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिली है इन्हें, जाति व्यवस्था। दलित और निम्न जाति के लोग जो थे इसी के आधार पर यहाँ पे उनके साथ भेदभाव किए जाते थे। उन्हें मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था, सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लाके दिए, मतलब वो वहां से पानी नहीं भर सकते थे। शिक्षा जैसी जितनी भी आपकी मूलभूत सुविधाएं उनसे भी उन्हें अलग रखा जाता था, वंचित रखा जाता था। तो अंबेडकर जी का मानना ऐसा था कि जब तक जाति व्यवस्था समाज में से समाप्त नहीं होगी ना तब तक हम वास्तविक सामाजिक न्याय की स्थापना कहीं पे भी नहीं कर पाएंगे, चाहे फिर वो आपके शहरी क्षेत्र हो चाहे आपके गांव के क्षेत्र हो। तो उन्होंने जाति उन्मूलन को समाज सुधार का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कदम माना था। वहीं बात करें ग्राम स्वराज की आलोचना, तो यहाँ पे इन्होंने जो ग्राम स्वराज की जो आलोचना है यहाँ पे इन्होंने ये भी करी है कि अंबेडकर जी जो है ना वो गांधी जी के ग्राम जो स्वराज है इसके विचार से पूरी तरह से सहमत नहीं थे। गांधी जी गांव को आत्मनिर्भर और आदर्श इकाई मानते थे, जबकि अंबेडकर का मानना था कि गांव की जो पारंपरिक जो संरचना है ना वो सामाजिक अन्याय गहराई से उसमें मौजूद है। यदि गांव को बिना सुधार के अधिक शक्ति दे दी जाए तो वो दलित और कमजोर वर्गों का शोषण यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र केवल आपकी राजनीतिक व्यवस्था नहीं है बल्कि सामाजिक समानता और भाईचारे पे आधारित होनी चाहिए। यदि गांव में सामाजिक समानता नहीं है तो वहां लोकतंत्र भी आपका सफल नहीं हो सकता। वहीं अगर हम अगली हेडिंग की बात करें तो अगली हेडिंग आपकी क्या है कि आधुनिकता और शहरीकरण का समर्थन। तो यहाँ पे अंबेडकर जी ने आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के समर्थक उन्हें माना जाता था। उनका ऐसा मानना था कि शहरों में लोगों को जाति के आधार पर कम आंका जाता है, उन्हें शिक्षा तथा रोजगार के अवसर अधिक यहाँ पे प्राप्त होते हैं। इसलिए उन्होंने ग्रामीण लोगों को, विशेषकर दलितों को शिक्षा प्राप्त करने और आधुनिक व्यवसाय से जोड़ने के लिए यहाँ पे प्रेरित करा। उनके अनुसार औद्योगिकीकरण जो है वो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लोगों की निर्भरता पारंपरिक जातिगत जो आपके व्यवसाय है वो कम होगी, इससे सामाजिक समानता को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। तो इन्होंने बेसिकली आधुनिकीकरण और शहरीकरण के उसको भी लेकर यहाँ पे इन्होंने समर्थक करा और शिक्षा को यहाँ पे इन्होंने एक हथियार के रूप में यूज करा, यानी दलित वर्गों को यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करके उन्हें आधुनिक व्यवसाय से जुड़ने की यहाँ पे इन्होंने मोटिवेशन दिया, प्रेरणा दी। वहीं बात करें अगली हेडिंग की, तो आदर्श ग्राम की कल्पना। यानी यद्यपि अंबेडकर ने पारंपरिक गांव की आलोचना की लेकिन वे गांव के विकास के विरोधी नहीं थे। वे ऐसे गांव की कल्पना करते थे जहां सभी लोग समान अधिकार और समान अवसर उन्हें प्राप्त हो। उनके आदर्श ग्राम में जाति, छुआछूत और भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं था। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और सामाजिक न्याय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो अंबेडकर चाहते थे कि गांव जो है ना वो आधुनिक सुविधा से युक्त हो, वहां की जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनका पालन किया जाए, उनके अनुसार विकास का यहाँ पे लाभ जो है वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था आदर्श ग्राम की कल्पना किस तरीके से यहाँ पे अंबेडकर जी ने की थी। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के भारतीय ग्राम संबंधी विचार जो है वो सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित थे। उन्होंने गांव की पारंपरिक जो व्यवस्था थी उसमें मौजूद आपके जातिगत है, भेदभाव है, असमानता है, शोषण की कठोर आलोचना यहाँ पे इन्होंने की थी। उनका मानना था कि केवल कि गांव का जो महिमा मंडन जो है ना, महिमा मंडन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि सामाजिक सुधार, शिक्षा, औद्योगिकीकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से गांव का विकास करना अत्यंत जो है आवश्यक है। आज भी ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय की जो नीतियों में जो अंबेडकर के विचार जो है ना वो अत्यंत प्रासंगिक है। एक समता मूलक समाज के निर्माण में ये भी एक तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि ब्रिटिश भारत में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर के संघर्ष की चर्चा कीजिए। यानी औपनिवेशिक काल में, या फिर हम इसको ब्रिटिश भारत भी बोलते हैं, ठीक है, उस समय में जो आपका सामाजिक न्याय था उसके संघर्ष में जो अंबेडकर जी के जो संघर्ष थे वो कौन कौन से थे। तो देखो, भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेता और सामाजिक निर्माता जो थे आपके भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपना सामाजिक जीवन जो है वो सामाजिक न्याय, समानता, मानव अधिकारों की स्थापना करने के लिए समर्पित करा। ब्रिटिश भारत के समय दलित और अन्य वंचित वर्गों को अनेक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक भेदभावों का यहाँ पे सामना करना पड़ता था। अंबेडकर ने इन अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष किया और दलितों को सम्मानजनक जीवन दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण आंदोलन भी चलाए। उनका जो संघर्ष था ना वो केवल दलितों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय समाज में समानता लाना और न्याय स्थापित करने के लिए इन्होंने यहाँ पे संघर्ष किया था। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध इनका क्या संघर्ष रहा है। तो देखो, अंबेडकर जो है ना वो स्वयं अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के शिकार रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से ही ये समझ लिया था कि समाज में समानता के बिना वास्तविक स्वतंत्रता यहाँ पे आपकी संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने दलितों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक होने के लिए और सामाजिक अन्याय का विरोध करने के लिए भी यहाँ पे प्रेरित करा। उनका प्रसिद्ध नारा दिया उन्होंने कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये जो नारा था ना वो सामाजिक न्याय के लिए उनके आंदोलनों का आधार यहाँ पे बना था। तो इस तरीके से इन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध यहाँ पे संघर्ष करा। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से आंदोलन जो थे जिसकी वजह से यहाँ पे इनको संघर्ष यहाँ पे करना पड़ा। ठीक है, तो महाड़ सत्याग्रह की बात करें ना, जो 1927 में चला था महाड़ सत्याग्रह, अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन था वो यही था, महाड़ सत्याग्रह। महाराष्ट्र के महाड़ नगर में स्थित सार्वजनिक चावदार तालाब से दलित को पानी लेने का अधिकार यहाँ पे नहीं था। अंबेडकर ने हजारों दलितों के साथ भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन किया और तालाब का पानी पीकर समान अधिकार का दावा यहाँ पे किया। तो ये आंदोलन जो है ना वो सामाजिक समानता और मानव अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे दलित समाज में आत्मविश्वास की और जो आपकी जो जागरूकता है वो बढ़ती है। तो ये था आपका महाड़ सत्याग्रह आंदोलन। इसके बाद था आपका मनुस्मृति दहन। तो महाड़ आंदोलन के दौरान ही ना अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन करवाया। उनका मानना था कि मनुस्मृति में कई ऐसे नियम, जाति आधारित भेदभाव है जो अस्पृश्यता को बढ़ावा देते हैं। इस प्रतीकात्मक कार्य के माध्यम से उन्होंने सामाजिक असमानता का विरोध किया और समानता पर भी इन्होंने यहाँ पे क्या करा, समानता आधारित समाज की यहाँ पे इन्होंने मांग की। तो ये था आपका मनुस्मृति दहन। ठीक है, इसके बाद है मंदिर प्रवेश आंदोलन। मंदिर प्रवेश आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो ब्रिटिश भारत में दलितों को ना अनेक मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर ने इस अन्याय के विरुद्ध कई आंदोलन चलाए, जैसे आपका काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930 इसका प्रमुख उदाहरण है। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि दलितों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने का यहाँ पे अधिकार दिलाना। तो इस संघर्ष ने ना ये संदेश दिया कि सभी मनुष्य जो है वो समान है, किसी भी धर्म के आधार पर पूजा अर्चना के अधिकारों से यहाँ पे वंचित उन्हें नहीं किया जा सकता। अगला जो था वो ये था कि इन्होंने राजनीतिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष करा। तो अगर हम बात करें राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष की, तो अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक न्याय तभी आपका संभव है जब दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया और उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र की मांग करी। उनका तर्क था कि दलितों के हितों की रक्षा के लिए ना उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनना आवश्यक है। उनकी मांगों के कारण दलितों की समस्याएं जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर उनको यहाँ पे पहचान देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इनका राजनीतिक जो संघर्ष था वो भी हमें देखने को मिलता है। अगला है आपका पूना समझौता। पूना समझौता जो 1932 में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से दलितों को यहाँ पे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था। इसका विरोध करते हुए मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया था। इसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे यहाँ पे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत ना आपका जो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, लेकिन विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित जो सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई और ये सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का भी क्या हुई, सिद्ध हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो पुनः समझौता है 1932 ये हमने जाना। अब हम बात करते हैं शिक्षा और संगठन के माध्यम से जागरूकता। तो अंबेडकर का विश्वास था कि शिक्षा जो है ना वो सामाजिक
परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए अनेक संस्थाओं और संगठनों की स्थापना करी। उन्होंने समाचार पत्रों जैसे आपका मूल न्यायक और बहिष्कृत भारत आदि के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उन्होंने दलितों को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया ताकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए संगठित होने के लिए भी प्रेरित यहाँ पे इन्होंने करा। तो इसी तरीके से आपका शिक्षा और संगठन के माध्यम से इन्होंने जागरूकता फैलाई, जिसमें आपके अनेक जो समाचार पत्र है इन्होंने भूमिका निभाई, जैसा आप बहिष्कृत भारत है और मूल नायक है। ठीक है, तो मूल नायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रों ने यहाँ पे समाज में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करा। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, उनकी अवधारणा क्या थी। तो अम्बेडकर के अनुसार ना सामाजिक न्याय का अर्थ केवल यहाँ पे आपकी कानून समानता नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और समानता भी है। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ जाति, धर्म और जन्म के आधार पर ना किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। उनके विचार जो है, उनके विचार ज्यादातर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर ही आधारित थे। तो वहीं हम बात करते हैं अब इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो ब्रिटिश भारत में डॉक्टर अंबेडकर का जो सामाजिक न्याय जो था ना, वो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जो है वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, जिसमें इन्होंने अस्पृश्यता, जाति भेदभाव, ठीक है, सामाजिक असमानता के विरुद्ध यहाँ पे साहस पूर्वक आवाज उठाई है। महार सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश आंदोलन, राजनीतिक अधिकारों की मांग और शिक्षा के प्रयास जैसे आपके जितने भी शिक्षा के प्रसार जैसे जितने भी प्रयास हैं यहाँ पे दलित समाज को एक नई दिशा देते हैं। और उनका संघर्ष केवल एक ही वर्ग के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए था जहाँ सभी नागरिकों को समान सम्मान मिले और अवसर मिले और अधिकार प्राप्त हो। आज भी सामाजिक न्याय जो है ना, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके जो विचार है और जो संघर्ष है, इससे हमें एक प्रेरणा का सूत्र देखने को मिलता है, या ये संघर्ष प्रेरणा जो है वो सूत्र बने हुए हैं। विचार और संघर्ष प्रेरणा का सूत्र यहाँ पे आपको बने हुए हैं।